हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों को। पिछले वीडियो तक हमने विकारी शब्दों को देख लिया था। आज हम अविकारी शब्दों की तरफ चलते हैं और अविकारी शब्द आपको बताया था कि जिनमें लिंग वचन काल कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अ यानी नहीं और वे यानी खर्च या परिवर्तन। तो जिसमें परिवर्तन वे या खर्च नहीं होता, उसी को हम अव्यय के नाम से जानते हैं। जो अव्यय हैं, अविकारी शब्द हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण अव्यय के नाम से जानते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के फिर 4 भेद किए गए हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले हम क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत, थोड़ा, से अधिक, यथासंभव, अक्सर, सदा, हमेशा, ये शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और इनमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता। तो ऐसे शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्यतया 4 भेद हैं। सबसे पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण वो होते हैं ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय बताते हैं, तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तो आज समय का बोध हुआ। तुम दिल्ली कब जाओगे? कब समय पूछ रहा है, तो आज एवं कल कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे कल, जब, प्रतिदिन, प्रायः, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः, रात भर, दिन भर, हमेशा, सदा, आजकल, परसों, तो बहुधा, हर रोज, ये सब क्या हैं? ये कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके पश्चात आता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वो होता है जो क्रिया के गठित होने का स्थान बताता है। तो ऐसे अव्यय शब्द जिनसे क्रिया के गठित होने का स्थान का ज्ञान हो, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहें यहाँ, वहाँ, वहीं, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, बाहर, सामने, जिधर, इस ओर, उस ओर, दूसरी तरफ, सर्वत्र, अन्यतर। तो ये सब क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं, जिनमें हमें स्थिति का और दिशा का बोध हो, उसको हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, तो कहाँ बताया? स्थान बताया, विद्यालय के पास ही स्थित है, तो पास। रमेश यहाँ रहता है, तो यहाँ स्थान बताया है, अतः यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त करते हैं, यानी क्रिया के होने का तरीका बताते हैं, तो उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इनसे क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ तुम धीरे धीरे चलते हो, तो यहाँ पर चलने की रीति बताई जा रही है, धीरे धीरे चल रहे हो। जरा तेज कदम चलाओ, तो तेज रीति बताई जा रही है। झटपट पहुँचना है, इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज, ये सब क्या हैं? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। तो इनमें अन्य उदाहरण कौन से आ सकते हैं? जैसे हम कहें सहसा, अकस्मात, अचानक, कैसे, स्वतः, एकाएक। तो ये सब किस में आएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार से हम निश्चय बोधक या निश्चय बोधक या फिर प्रकार या रीति बताई जाए, उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं।
अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि का बोध बताएं, यानी कमी या अधिकता का परिमाण हमें बताएं, तो वो होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जिसमें निश्चित या अनिश्चित हमें संख्या या मात्रा का बोध हो, वहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे थोड़ा थोड़ा, जितना उतना, अधिक कम कुछ, ये सब किस में आएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे वह उतना ही भार उठा पाएगा, जितना चाहे ले लो, नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना एवं अधिक शब्द क्या हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हम अन्य उदाहरण देखें तो थोड़ा, कम, ज़्यादा, खूब, ठीक, काफ़ी, बस, सिर्फ, कम, ये सब किस में आएंगे? ये आएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक के अंतर्गत क्या होता है? ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता नहीं बताकर एक वाक्य या पद का किसी दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं, उसी को हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के नाम से जानते हैं। क्या होते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ देते हैं, तो उसी को हम समुच्चय बोधक विशेषण के नाम से जानते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही साथ विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। अब इसी आधार पर कारण बताने में और विभेद बताने में, इन दोनों में संबंध बताने में और विभेद बताने के कार्य के आधार पर हम समुच्चय बोधक अव्यय को दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक होता है वैधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़ा जाता है। इसमें संयोजक अव्यय कौन सा होता है? और, तथा, एवं। विभाजक अव्यय होता है या, अथवा, कोई एक, की, चाहे, नहीं तो, ना आदि। विरोध प्रदर्शन पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन, ये सब विरोध प्रदर्शन। परिणाम दर्शक परिणाम के आधार पर अतः, अतएव, सो, फलतः आदि होते हैं। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक हुए ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मुख्य वाक्य को जोड़ा जाता है, वो समानाधिकरण अव्यय के नाम से जाना जाता है। और वैधिकरण होता है ऐसे अव्यय जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। समानाधिकरण में तो क्या होता है? मुख्य वाक्य को जोड़ा जाता है। समानाधिकरण में तो ऐसे अव्यय शब्द के द्वारा जो मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं, उनको हम समानाधिकरण कहते हैं। और वैधिकरण वो होता है जिसमें आश्रित वाक्यों को जोड़ा जाता है। अब आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं तो उसके लिए हमें किन किन शब्दों की आवश्यकता होती है? जैसे क्योंकि, इसलिए, के कारण, चूंकि आदि। जो कि, ताकि, ये सब क्या है? उद्देश्यवाचक हैं। इसी प्रकार से देखें तो संकेतवाचक में आएंगे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब। और स्वरूपवाचक में आएंगे कि, जो, अर्थात, मानो आदि। यानी जहाँ पर वैधिकरण में आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य के साथ जोड़ा जाता है और समानाधिकरण में मुख्य वाक्य को जोड़ा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके पश्चात अगला हम पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय को। संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयुक्त होकर, संज्ञा या सर्वनाम के पश्चात प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे वाक्यों के साथ में बताते हैं, तो उसको हम संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहें सीता की बहन गीता है, तो यहाँ पर संज्ञा के पश्चात प्रयुक्त हुआ है कि, और ये अन्य शब्दों के साथ में इसका संबंध बता रहे हैं, अतः यहाँ पर की क्या है? संबंध बोधक अव्यय है।
इसे हम परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय को हम क्या कहते हैं? परसर्गीय शब्द भी कहते हैं। फिर इसके कुछ भेद हैं, ये भेद तो क्या आपको याद में रखने हैं। जैसे कालवाचक में आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, अंत, उपरांत। स्थानवाचक में आस, पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप। दिशावाचक में तरफ और पार, आसपास। साधनवाचक में जैसे हम कहें कि कलम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो साधनवाचक में द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी। निमित्तवाचक में हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक में उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक में समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह। तुलनात्मक में अपेक्षा, सामने, बल्कि। और विनिमयवाचक में बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक में तक, मात्र, पर्यंत, भर। और हेतुवाचक में सिवा, लिए, कारण, वास्ते। तो ये सब कौन से अव्यय कहलाएंगे? ये कहलाएंगे संबंध बोधक अव्यय, अर्थात जिनसे हमें संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्दों के साथ में संबंध पता चले, वहां पर संबंध बोधक अव्यय आते हैं। इसके पश्चात विस्मयादि बोधक अव्यय, जो तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसके पश्चात हमेशा ये विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह लगा रहता है। ऐसे अव्यय जिनके द्वारा मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है। यानी इनको बोलने के लिए हमें विशेष ध्वनि का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे अगर कोई हमें बुरा लग रहा है, तो हम कहें, जैसे हम कहें छी कितना गंदा बालक है, तो हमने छी एक तो हम छी बोलते हैं, उसके बोलने का तरीका, एक छी कितना गंदा बच्चा है। तो ये छी शब्द जो बोला है, इसको बोलने का तरीका हमारा चेंज हो गया, इसके लिए एक विशेष ध्वनि का प्रयोग हुआ। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, ऐसे अव्यय जिनके द्वारा हमारे मनोभावों की अभिव्यक्ति प्रकट होती है, मनोभावों के परिणाम स्वरूप उनके उच्चारण में एक विशेष ध्वनि होती है। हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे हम खुश होते हैं तो हम कहते हैं, आहा क्या सुंदर दृश्य है, वाह, शाबाश, बहुत खूब। शौक सूचक जब हम दुखी होते हैं तो आह, हाय, ओहो, राम राम, उफ। तो ये शौक सूचक अव्यय हो गए। भय सूचक, अगर हमने किसी सांप को देखे, अरे रे रे, बाप रे, तो ये भय सूचक हो गया। आश्चर्य सूचक, क्या, ए, ये सब क्या आश्चर्य सूचक हैं। तिरस्कार सूचक, छी, हट, धिक, ये सब तिरस्कार सूचक। अभिवादन सूचक, नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई, सब अभिवादन सूचक। चेतावनी सूचक, होशियार, खबरदार, सावधान, ये सब क्या चेतावनी सूचक। और कृतज्ञता सूचक, धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद, ये सब क्या है, कृतज्ञता सूचक हैं। कुछ सकारात्मक और नकारात्मक भी, जैसे हम हाँ, जी हाँ, नहीं, जी नहीं, ना, ये सब क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से आपने अव्यय को पढ़ लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है पद परिचय का। तो पद परिचय तो छोटे थे तब से करते आ रहे हो, तो हम देख लेते हैं पद किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये जाने, जब एक वाक्य होता है, उस वाक्य में जब शब्द आते हैं ना, उन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त होने के पश्चात हम पद के नाम से जानने लगते हैं। तो एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद कहलाता है, और वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। यानी जो शब्द आएगा ना, उसका अलग अलग शब्दों के साथ में उसका संबंध बताना, उसका परिचय देना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। परिभाषा देखें, पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द ही पद कहलाता है। भाई कोई वाक्य है, जैसे मैं कहूँ हरि विद्यालय जा रहा है, तो यहाँ पर हरि एक शब्द है, विद्यालय एक शब्द है, जाना एक शब्द है।
तो ये सब जब वाक्य में प्रयुक्त हो गए तो फिर ये हरि एक पद कहलाएगा, विद्यालय दूसरा पद कहलाएगा और जाना तीसरा पद कहलाएगा। तो इनका एक दूसरे के साथ जैसे हरि है तो हरि हम कहते हैं ना, हरि एक वचन है, पुल्लिंग है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बस यही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है और उसकी व्याकरणिक विशेषताएं बताई जाती है और कार्य बताए जाते हैं, तो पद परिचय होता है। पद परिचय किस किस का दिया जाता है, तो संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय और अव्यय शब्द का पद परिचय। तो ये सब तो हम पढ़ के आ गए, तो इनका पद परिचय दिया जाता है। अव्यय में क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय, संबंध बोधक शब्द का पद परिचय, समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय और विस्मयादि बोधक शब्द का पद परिचय। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय कैसे दिया जाता है। तो संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए हमें संज्ञा का भेद मालूम होना चाहिए, लिंग मालूम होना चाहिए, वचन का पता होना चाहिए, कारक का पता होना चाहिए और उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त करने का पता होना चाहिए। तो ये सब बातें जब हमें पता होगी तो हम संज्ञा शब्द का पद परिचय लिख सकते हैं। जैसे यहाँ वाक्य बताया जा रहा है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं इसमें क्रिया कौन सी है। राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, आपके दिमाग में आ रही होगी। संरचना के आधार पर बताना इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई और क्रम के आधार पर भी आप बताना है इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। और सकर्मक क्रिया अगर प्रयुक्त हुई है तो उसमें भी बताना कि ये एक कर्मक है या द्विकर्मक है। अब आप मन में सोच लें और अगर आपको आ रहा है तो मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अब सबसे पहले राजेश जो पद है इसके बारे में बताया है। सबसे पहले तो राजेश पद में राजेश है क्या, संज्ञा शब्द है। फिर ये कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाई एक व्यक्ति विशेष का नाम बताया जा रहा है। फिर पुल्लिंग है, फिर राजेश एक वचन है और ने के साथ ये कर्ता कारक की भूमिका निभा रहा है और दी क्रिया का ये क्या है, कर्ता है। फिर रमेश आया, रमेश क्या है, वही संज्ञा है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वही पुल्लिंग है, वही एक वचन है, लेकिन ये दी जो क्रिया है उसका क्रम है रमेश और को के साथ कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। पुस्तक, पुस्तक भी तो एक संज्ञा ही है, पुस्तक भी संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर पुस्तक का नाम नहीं दिया हुआ इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक दी, दी तो मतलब ये स्त्रीलिंग है। पुस्तक एक ही है तो मतलब एक वचन है और पुस्तक देना जो है क्रिया उसमें क्रम क्या है, तो पुस्तक ही है। वाक्य अगला बताया है, नेपाल चीन से हथियार लेता है। नेपाल चीन से हथियार लेता है। पहली संज्ञा क्या है, नेपाल। नेपाल व्यक्तिवाचक है, नेपाल पुल्लिंग है, नेपाल एक वचन में आया है और कर्ता कारक नेपाल है। चीन भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है क्योंकि एक स्पेशल देश का नाम बताया जा रहा है, पुल्लिंग है, वही एक वचन है और अपादान कारक है। चीन से कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग अलग होने का बोध हो रहा है, क्योंकि चीन से ले रहा है ना हथियार, तो ये अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। हथियार भी क्या है, एक संज्ञा शब्द है। अब हथियार कौन सा, जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि हथियार का स्पेशल नाम नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। हथियार लेता है, अब कोई एक हथियार थोड़े ना ले रहा है, हथियार लेता है उसमें काफ़ी सारे हथियार आएंगे तो बहुवचन है और लेना का कर्म क्या है, हथियार है। इसी प्रकार से हम देखें सर्वनाम शब्द का परिचय कैसे देंगे। तो सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए पहले हमें सर्वनाम के भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध और पुरुष पर विचार किया जाता है। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या है, सर्वनाम है। तुम्हारे क्या है, ये भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारे भी यहाँ पर सर्वनाम है।
तो जैसे देखिए मैं में मैं एक उत्तम पुरुष है, ये सर्वनाम ये तो जानते ही हैं, पुरुषवाचक है, पुल्लिंग है, एकवचन है और चलता हूँ क्रिया का कर्ता है। यह वही कार है, तो यह यहाँ पर सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्योंकि निश्चित कार का बता रहे हैं, अन्य पुरुष है क्योंकि यह वही कार है, तो किसी दूसरे को हम बता रहे हैं उस कार के बारे में, तो अन्य पुरुष स्त्रीलिंग है और एक वचन है। विशेषण शब्द का पद परिचय कैसे दिया जाता है? विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु विशेषण के प्रकार, विशेषण की अवस्था, लिंग वचन और विशेष्य के साथ उसके संबंध का वर्णन किया जाता है। जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। तो वीर क्या है? विशेषण है। और कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि सैनिक का गुण बताया जा रहा है ना, अतः यहाँ पर कौन सा होगा? ये गुणवाचक विशेषण होगा। तो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। और मूलावस्था, ये देखो ये आपको अवस्थाएं शायद नहीं बताई थी। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। तो मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है और उत्तमावस्था होती है। मूलावस्था वो होती है जहाँ पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाए, और उत्तरावस्था जिनमें 2 में श्रेष्ठ बताया जाए, और उत्तमावस्था अनेक में या सब में श्रेष्ठ बताया जाए। जैसे मैं कहूँ कि मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा तो क्या है? मूलावस्था। मैं कहूँ मोहन सोहन से अच्छा है, तो यहाँ पर 2 में हो गई, तो ये उत्तरावस्था। और मैं कहूँ मोहन सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर उत्तमावस्था होगी। तो अब ध्यान रखना, वीर विशेषण है, गुणवाचक है, मूलावस्था में प्रयुक्त हुआ है, पुल्लिंग है और बहुवचन है, क्योंकि वीर सैनिकों इसके साथ में पता चल रहा है बहुवचन है, और सैनिकों विशेष्य का गुण व्यक्त कर रहा है। अब सब भी यहाँ पर क्या है? सब भी विशेषण है, क्योंकि सारे दुश्मनों के बारे में बता रहे हैं, तो विशेषण है ये भी। ये क्या है? संख्यावाचक, क्योंकि हम दुश्मनों को गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे। तो अब ये क्या? ये भी अनिश्चित संख्यावाचक है ना, क्योंकि हमें निश्चित संख्या का तो बोध है ही नहीं इसमें। भाई 50 से दुश्मन हो तब तो हम कह सकते थे निश्चित संख्यावाचक, लेकिन ये विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक है, मूलावस्था है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और दुश्मनों विशेष्य की संख्या का बोध करा रहा है। अगला एक और उदाहरण है, जैसे यह सपेरा बहुत चतुर है। तो सपेरा पहले तो बताया ना, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सपेरा संज्ञा शब्द है और इससे पहले जब सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है और इस सपेरा संज्ञा की यह विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो? सार्वनामिक विशेषण होगा। तो यह है कि पहले विशेषण है, फिर सार्वनामिक विशेषण है और फिर सपेरा आया, तो यह पुल्लिंग है और एक वचन है और सपेरा संज्ञा की विशेषता बता रहा है। चतुर, चतुर भी विशेषण है, ये गुण बता रहा है तो गुणवाचक है, ये भी पुल्लिंग है, एक वचन में प्रयुक्त हुआ है, और सपेरा विशेष्य का विशेषण है, क्योंकि सपेरा की विशेषता बता रहा है ना, तो इससे सपेरा विशेष्य का विशेषण है। विशेष्य तो याद होगा, विशेषण जिस शब्द की, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं। अब क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर मारना क्रिया है, तो मारा, मारा क्या है? क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। भाई किसको? तो यहाँ पर रावण को तो सकर्मक क्रिया है। मारा पुल्लिंग है, एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। कृत्रिवाच्य है, क्योंकि जब यहाँ पर कर्म आ गया तो यहाँ पर कृत्रिवाच्य है, और ये भूतकाल में है, यानी मारा, उसको मारा था मतलब पहले का है, तो भूतकाल में है। मारा क्रिया का कर्ता कौन है? राम है, और जबकि कर्म कौन है? रावण है। सवेरे मैं उठा, तो यहाँ पर उठना क्रिया है, क्रिया है। अब मैंने बताया था उठना, सोना, रोना, हंसना, चलना, दौड़ना, टहलना, घूमना, ये सब किस में आएंगी? अकर्मक क्रिया में आएंगी। तो अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एकवचन है। वाच्य कौन सा है? कृत्रिवाच्य है, क्योंकि कर्ता के अनुसार परिवर्तन होगा। जैसे सवेरे मैं उठा, लड़का बोल रहा है तो ऐसे बोलेगा। सवेरे मैं उठी, अगर मैं लड़की बोल रही हूँ तो यहाँ पर क्रिया में चेंज होगा, तो यहाँ पर कृत्रिवाच्य है।
भूतकाल की बात है तो भूतकाल आ जाएगा, और उठा क्रिया का कर्ता कौन है? मैं। अव्यय शब्द का पद परिचय तो ये तो अभी अभी पढ़ के आए, तो आप लोग आसानी से करोगे इसको। अव्यय शब्द के पद परिचय के अंतर्गत क्या होता है? अव्यय शब्द चूंकि लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, ये तो पढ़ा है ना हमने, अविकारी शब्द और अव्यय एक ही होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। तो लिंग वचन कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इसके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द का प्रकार और इसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। जैसे क्रिया विशेषण का पद परिचय बताना है, श्याम वहां गिरा था, तो यहाँ पर अव्यय तो क्या है? वहां। तो वहां में क्या आएगा? पहली बात, वहां एक क्रिया विशेषण है। अब यह बताया था यहाँ, वहां, आगे, पीछे, तो ये सब क्या? स्थानवाचक है। और गिरा था क्रिया के स्थान का निर्देश दे रहा है, इसलिए यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण आ गया। मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, यहाँ पर क्या होगा? अव्यय रोज। रोज भी क्या है? क्रिया विशेषण है। अब ये रोज सवेरे यानी कि समय का बोध करा रहा है हमें, तो यहाँ पर कालवाचक आ जाएगा क्रिया विशेषण। और प्राणायाम क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता प्रकट की जा रही है। समुच्चय बोधक, जिन दो शब्दों को मिला रहा हो उसका उल्लेख कर रहा हो। समुच्चय बोधक यानी दो शब्दों में जब मेल हो रहा हो। समुच्चय बोधक अभी पढ़ के आए थे ना हम, जहाँ पर दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जहाँ पर मिलाया जा रहा है वहां पर समुच्चय बोधक होगा। याद आया होगा, समानाधिकरण और वैधिकरण अभी पढ़ के आए हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, और शब्द है जो दोनों शब्दों को आपस में मिला रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? और क्या है? समानाधिकरण। बताया समानाधिकरण वैधिकरण, तो यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक के रूप में ये आया है। संबंध बोधक में जिससे संबंध का ज्ञान हो, संज्ञा या सर्वनाम का उल्लेख करते, जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई, तो से पहले यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है। संबंध कालवाचक संबोधन बोधक संबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, और ट्रेन संज्ञा समय की विशेषता बताई जा रही है। विस्मयादि बोधक में भेद या भाव का नाम बताना है, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वाह क्या है? हर्ष सूचक है, और विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत ये आता है। इसके पश्चात अगला टॉपिक है हमारा शब्द शक्ति का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द की शक्ति असीम होती है, यानी शब्दों के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमने किन शब्दों का प्रयोग किस लिए कैसे किया है। शब्द की शक्ति बहुत ही खतरनाक होती है। तो देखें, शब्द हमारे मन, कल्पना तथा अनुभूति पर प्रभाव डालता है। प्रयोग के अनुसार शब्द का अर्थ बदल जाता है। हम कहाँ कैसे प्रयोग कर रहे हैं शब्द का, तो उसके अनुसार शब्द के प्रयोग में, शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अभिष्ट अर्थ तक, अभिष्ट यानी जो हम कहना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, अभिष्ट अर्थ श्रोता तक पहुंचाने की क्षमता अथवा शब्द में छिपे हुए तात्पर्य को प्रसंग अनुसार स्पष्ट करने की सामर्थ्य शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। उदाहरण भी बता रहे हैं, जैसे हम कहें रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है, तो यह समझ में आ गया भी रमेश के घर में कोई गाय है और वो 5 किलो दूध देती है। फिर हम कहें सुमित्रा की बहू तो नीरी गाय है, तो यहाँ पर शब्द में चेंज हुआ, शब्द के अर्थ में चेंज हुआ ना। एक तो दे रहे हैं गाय के बारे में बताया गया, नाम दोनों जगह गाय का ही प्रयुक्त हुआ है, लेकिन पहली गाय है उसका तो गाय ही अर्थ लिया गया है, लेकिन दूसरी गाय है उसका अर्थ लिया गया है सीधी सादी है। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में गाय शब्द आया, मगर अर्थ दोनों में भिन्न भिन्न है। एक में तो पशु का नाम है और दूसरे में भोला और सीधा सरल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के बारे में कहा गया है। इस प्रकार वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का गुण ही शब्द शक्ति कहलाता है। और शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति का जो शब्द होता है उसको हम वाचक शब्द कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति के जो शब्द हैं उनको हम लक्षक शब्द कहते हैं, और व्यंजना शब्द शक्ति के शब्दों को व्यंजक शब्द कहते हैं।
अभिधा शब्द शक्ति का जो अर्थ होता है उसको हम वाच्यार्थ या अभिधार्थ या फिर संकेतार्थ भी कहते हैं। इसी को मुख्यार्थ भी कहते हैं। मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, संकेतार्थ, अभ्यार्थ, ये सब अभिधा शब्द शक्ति के अर्थ को कहा जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ को लक्ष्यार्थ कहा जाता है और व्यंजना शब्द शक्ति के अर्थ को व्यंग्यार्थ के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं अभिधा शब्द शक्ति को। शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित और मुख्य अर्थ का बोध होता है उसी को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी जब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो उसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको जो कुछ पढ़ा रही हूँ वो अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग करते पढ़ा रही हूँ, यानी जो कुछ कहा जा रहा है उसका सीधा सीधा अर्थ है, साधारण अर्थ है। जो मैं कह रही हूँ वैसे के वैसे शब्दों का अर्थ लिया जाता है, वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। पंडित रामदयन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को ही अभिधा शब्द शक्ति कहा है। तो आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा शब्द शक्ति कहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल और प्रचलित अर्थ को बिना किसी अवरोध के ग्रहण कर लेता है, तो वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधार्थ शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं और इनका जो अर्थ होता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण देखें, जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। जैसे गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, गाय घास चर रही है। तो इसमें जैसा कहा गया है वैसा का वैसा हमने अर्थ ले लिया, तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो गई? अभिधा शब्द शक्ति। एक बात और ध्यान में रखना, जहाँ पर यमक अलंकार आता हो वहाँ पर हमेशा अभिधा शब्द शक्ति ही आएगी, इस बात को ध्यान में रख लेना। यम अब अलंकार तो आप जानते ही होंगे ना। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो और प्रत्येक बार उसके अर्थ में भिन्नता हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण भी बता दूं, सारंग ले सारंग उड़्यो, सारंग पूग्यो आय, जे सारंग सारंग कहे, मुख को सारंग जाय। तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति ही होगी। कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग वा पाए बौराय। तो यहाँ पर भी अभिधा शब्द शक्ति ही होगी। और कई बार उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर आता है वहाँ पर अधिकतर, मैं ये नहीं कहती हमेशा हमेशा, लेकिन अधिकतर उत्प्रेक्षा अलंकार में भी अभिधा शब्द शक्ति का ही प्रयोग होता है। इसके पश्चात दूसरे नंबर की शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति और अधिकतर इसी से उदाहरण पूछे जाते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति होती है जब हम किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जब हम कोई अर्थ ग्रहण करें ना तो उस समय बाधा उत्पन्न हो जाती है और हमें उसका अर्थ समझने के लिए हमें कुछ और मदद की आवश्यकता होती है, हम उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं ले पाते हैं, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का हमें बोध नहीं हो, तब कोई अन्य अर्थ किसी लक्षण या फिर किसी दीर्घ काल से मानी जा रही रूढ़ि के आधार पर हम अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इस बुक में लक्षणा शब्द शक्ति के दो ही भेद बताए गए हैं, हालांकि चार भेद होते हैं, लेकिन यहाँ दो बताएं तो हम दो ही पढ़ेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। उदाहरण देखना, जैसे पुलिस को देखकर चोर चौकन्ना हो गया। अब देखो यहाँ पर चौकन्ना शब्द आ गया और चौकन्ना शब्द का अर्थ होता है चार कान वाला। तो अब क्या पुलिस को देखने पर कोई जादू थोड़ी ना हो गया कि उसके चार कान हो गए, लेकिन यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है कि पुलिस को देखते ही चोर है, वो बुद्धि उसने अपनी बुद्धि लगा ली और वो उससे भाग गया, उससे बचकर वो सजग हो गया, वो सावधान हो गया। तो यहाँ पर इसका अर्थ चौकन्ना की जगह हमने दूसरा ग्रहण किया ना, तो अतः यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो इसमें चोर द्वारा चौकन्ना होने का अर्थ है सजग होना या सावधान हो जाना या अपने बचाव का उपाय सोच लेना, जबकि चौकन्ना का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो चार कान वाला होता है। अतः दो की जगह चार कान होने से तात्पर्य है कि उसने कानों का अधिकाधिक प्रयोग किया और उसके आधार पर वह सावधान हो गया। अतः यह अर्थ लक्षण पर आधारित हुआ। अतः यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। इसके पश्चात देखें, राजेश का पुत्र ऊंट हो गया।
अब वो सच में ऊँट थोड़े ना हो गया बेचारा, लेकिन मतलब वो लंबा हो गया। अब ऊँट हो गया तो मतलब इसका रूढ़ि के आधार पर हमने अर्थ ले लिया कि वो लंबा हो गया, क्योंकि ये पुराने काल से चली आ रही है भई, वो है गधा है, वह उल्लू है, वह ऊँट हो गया। तो ये सब क्या है, ये है रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत। और रूढ़ा लक्षणा में एक बात और ध्यान रखना, जितने भी मुहावरे, लोकोक्तियाँ आती है वो सारी की सारी रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत ही आती है। रूढ़ा लक्षणा वहाँ पर होती है जहाँ पर दीर्घ काल से माने जा रहे, हम रूढ़ि के आधार पर अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसको रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। लक्षणा जो शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ, जैसे रूढ़ा लक्षणा के 1-2 उदाहरण और बता देती हूँ आपको। जैसे हम कहें कि भरे बाजार में बेटे ने पिता की नाक कटवा दी। अब यहाँ पर नाक सच में तो नहीं कटवाई ना, लेकिन उसका अर्थ लिया जा रहा है कि अर्थात उसको बदनाम कर दिया। तो ये रूढ़ालक्षणा का उदाहरण हुआ। जैसे मैं कहूँ मुँह पर ताला लगा लो। अब ताला सच में ताला ताला थोड़ा ना लटकाना है मुँह पर, लेकिन मुँह बंद कर लो, तो ये भी रूढ़ालक्षणा का उदाहरण हुआ। जैसे मैं कहूँ महाराष्ट्र साहसी है। अब महाराष्ट्र खुद थोड़े ना साहसी हैं, महाराष्ट्र के लोग साहसी हैं, तो यहाँ पर भी रूढ़ा लक्षणा ही हुआ है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण देख लो, जैसे लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। अब वो सच में शेर नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर शेर का अर्थ वहाँ पर नहीं लिया गया है, यहाँ पर शेर का अर्थ साहस के लिए आया है। सारा घर मेला देखने गया है, अब सारा घर नहीं गया, सारे घर के लोग गए हैं। नरेश गधा है, नरेश गधा नहीं है, नरेश मूर्ख है। वह हवा से बातें कर रहा है, उदाहरण यहाँ पर मुहावरा आ गया। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति हो गई। सैनिक ने कमर कस ली, कमर कसना मुहावरा आ गया, अतः यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति प्रयुक्त हो गई। इसके पश्चात आती है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है जब किसी शब्द का अर्थ ना तो अभिधा से प्रकट हो और ना ही लक्षणा से प्रकट हो, कोई तीसरा ही, कोई अन्य ही अर्थ निकाला जाए, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और ध्यान रखना, जहाँ पर आपको श्लेष अलंकार मिले वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति ही होती है। श्लेष अलंकार जानते होंगे, जहाँ पर जो पंक्ति है उसमें एक बार ही शब्द आए लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। व्यंजना का अर्थ होता है विकसित करना, स्पष्ट करना या रहस्य खोलना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं। तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ ग्रहण कर लेती है, यानी कि इसमें पाठक या श्रोता की कल्पना शक्ति पर निर्भर है कि उसने कैसा अर्थ ग्रहण किया है, तो वह व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द शक्ति के नॉर्मल से उदाहरण ये बहुत बार आता है, संध्या हो गई। अब शाम हो गई तो इसके लिए सब अलग-अलग अर्थ ग्रहण करेंगे। भई किसी के लिए संध्या हो गई तो पूजा पाठ का टाइम हो गया, किसी के लिए संध्या हो गई तो उनके दूध लाने का टाइम हो गया, किसी की संध्या हो गई तो घर चलने का टाइम हो गया, किसी की संध्या हो गई तो ट्यूशन से आने का टाइम हो गया। तो ये सब व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण हैं। तो संध्या हो गई का सबने अपने-अपने अनुसार अलग-अलग अर्थ लिया, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति प्रयुक्त हुई है। व्यंजना शब्द शक्ति के भी 2 भेद हैं, एक शाब्दी व्यंजना, एक आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना वहाँ होती है जहाँ पर शब्द बदल देते हैं हम तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे हम देखें, जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से या फिर शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने से उसके अर्थ में बदलाव हो जाता है, तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है, क्योंकि अभिष्ट अर्थ के लिए शब्द ही जरूरी है। तो यहाँ पर शाब्दी व्यंजना जहाँ जहाँ श्लेष अलंकार होगा वहाँ वहाँ शाब्दी व्यंजना ही होगी। ध्यान में रखना इस बात को। जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो और शब्द बदल देने से अर्थात उसका पर्यायवाची रख देने से जब वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति नष्ट हो जाती है, तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानु जावे हलधर के वीर। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार आया है, वृषभ प्लस अनुजा और वृष भानु प्लस जा। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ एक यहाँ पर शब्द अर्थ हुआ है
बेल के रूप में, एक हुआ है राधा के रूप में। अगर हम यहाँ पर वृषभानुजा की जगह हमने अगर बेल शब्द का प्रयोग कर दिया, जैसे देखो चिर, इसका अर्थ देख लो, चिरजीवी जोरी जुरे, कि तुम्हारी आयु लंबी लंबे समय तक बनी रहे, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, जोड़ी यानी जोड़ी बनी रहे, क्यों न स्नेह गंभीर, और तुम में स्नेह अधिक क्यों नहीं होगा, को घटी, कि तुम दोनों में से कौन कम है। ये वृषभानुजा, कि ये तो वृषभानु की जा यानी पुत्री अर्थात राधा राधा है, और वे हलधर के वीर, और तुम हलधर यानी बलराम के भाई अर्थात श्री कृष्ण हो। और यहीं पर दूसरा अर्थ है कि चिर जीवो जोरी जुरे, कि तुम चिरंजीवी हो और तुम्हारी जोड़ी बनी रहे, क्यों न स्नेह गंभीर, और तुम में स्नेह गंभीर क्यों नहीं होगा, क्योंकि कौन कम है। ये तो वृषभानुजा है यानी वृषभ की अनुजा अर्थात गाय है, और ये हलधर के वीर, और ये किसान के हलधर यानी किसान के सेवक हैं अर्थात बेल है। तो तुम्हारी उम्र भी बनी रहे। अगर यहाँ पर मैंने बेल शब्द का प्रयोग कर दिया तो फिर इसका एक ही अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर फिर श्लेष अलंकार भी नहीं रहेगा और यहाँ पर शाब्दी व्यंजना भी नहीं रहेगी। दूसरा उदाहरण और देख लें। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द का आपको पता है तीन अर्थ हैं। चमक के रूप में, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, और चून के लिए पानी या जल का प्रयोग हुआ है। तो अगर यहाँ पर पानी की जगह मान लो जल शब्द का प्रयोग कर दिया या फिर नीर शब्द का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ से फिर श्लेष अलंकार भी समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ व्यंजना शब्द शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। अतः ध्यान रखना, जहाँ पर शब्द में परिवर्तन करने से अगर व्यंजना शब्द शक्ति समाप्त हो रही है तो वहाँ पर शाब्दी व्यंजना होती है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार जहाँ जहाँ है वहाँ पर शाब्दी व्यंजना करना, आर्थी व्यंजना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर करती है, उसका पर्यायवाची अगर रख भी दें तो भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तब भी वहाँ व्यंजना बनी की बनी रहती है, तो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देशकाल, कंठस्वर आदि का बोध कराती है। जैसे उदाहरण देखना, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर। तो यहाँ पर सघन कुंज है, शीतल छाया है, सुख देने वाली छाया है, मंद मंद हवा चल रही है, मेरा मन आज भी वहाँ जाने को है, उसी यमुना के किनारे जहाँ पर मैं कृष्ण के साथ रहती थी। यहाँ क्या गोपी है वो अपनी सखी से कह रही है। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकला है, तीसरा अर्थ, कि यहाँ पर जो गोपी है वो कृष्ण से मिलना चाहती है। अब सघन कुंज की जगह अगर मैं सघन कुंज की जगह बगीचा लिख दूं, छाया सुखद शीतल, इस शीतल की जगह मान लो सुहावनी लिख दूं, ठंडी लिख दूं, समीर की जगह पवन लिख दूं, वायु लिख दूं, इनमें सब में चाहे कितना भी परिवर्तन कर दो इन शब्दों में, लेकिन अर्थ वह का वही रहना है कि गोपी श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। तो यहाँ पर आर्थी व्यंजना हुई है। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताई यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही है। जो बातें वह कहना चाहती है, हृदय की जिन बातों का प्रवाह, जिन भावों का प्रवाह वह व्यक्त करना चाहती है, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त किया गया है। और इनमें से आप चाहे कोई से भी शब्द में परिवर्तन कर दो, अर्थ वो का वो ही रहना है। अतः यहाँ पर आर्थी व्यंजना आई है। शब्द शक्ति का तुलनात्मक जो तालिका है वो देख ले। मुख्यार्थ जो है वो होता है विदा शब्द शक्ति में, लक्षणा में होता है लक्ष्यार्थ, और व्यंजना में होता है व्यंग्यार्थ। अभिधा में सर्वविदित और सरलार्थ होता है, जैसे तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। लक्षणा में रूढ़ या प्रयोजन के आधार पर दूसरा अर्थ लिया जाता है, जैसे तुम्हारा पुत्र गधा है। और संदर्भ के अनुसार अभिप्रेत अर्थ में अलग अर्थ लिया जाता है, जैसे तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। तो यहाँ पर दूसरा अर्थ लिया गया, अर्थात वो बोलने में बहुत चतुर है, चालाक है। इसी प्रकार से जैसे आप देखो तो अभिधा में केवल और केवल मुख्य अर्थ का या लोक प्रसिद्ध अर्थ प्रकट होता है, जबकि लक्षणा में शब्द के मुख्यार्थ से हटकर उसी के लक्षण के आधार पर अन्य अर्थ निकाला जाता है, और व्यंजना में मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई अन्य ही अर्थ निकाला जाता है। अभिधा शब्द शक्ति के लिए किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि लक्षणा के लिए अभिधा शब्द शक्ति की जरूरत पड़ती है, और व्यंजना के लिए तो अभिधा और लक्षणा दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है।
अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है, इसमें पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ को ग्रहण करता है। लक्षणा में क्या होता है, मुख्यार्थ से परे हटकर लक्षण के अनुसार अपनी कल्पना या तर्क के आधार पर अभीष्ट अर्थ तक पहुंचता है। और व्यंजना में इसमें संकेत भर होता है, बाकी सारा का सारा अर्थ पाठक या श्रोता प्रसंग के अनुसार ग्रहण करता है। तो ये हुई अशाब्दी अभिधा, जो शब्द शक्ति है वो अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। आज जैसा कि आपको बताया था, पारिभाषिक शब्दावली हम आगे की पढ़ने जा रहे हैं। डी तक हमने पढ़ ली थी, आज ई, एफ और जी की पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डी तक हमने पढ़ ली थी, ई की पारिभाषिक शब्दावली देखें। सबसे पहला है ईयर मार्क, EARMARK। ईयर मार्क यानी क्या होता है, चिन्हित। दूसरा है इकोनॉमी, ECONOMY, इकोनॉमी यानी होता है अर्थव्यवस्था। थर्ड है एजुकेशनल, EDUCATIONAL, एजुकेशनल यानी होता है शैक्षणिक। अगला है एफिशिएंसी, EFFICIENCY, एफिशिएंसी यानी होता है दक्षता। अगला है इलेक्ट्रल, ELECTORAL, इलेक्ट्रल यानी होता है निर्वाचक सूची। अगला है इलिजिबल, ELIGIBLE, इलिजिबल यानी होता है पात्र। अगला है एलिमेंट, एलिमिनेट, ELIMINATE, यानी होता है निकाल देना। एलिमिनेट यानी होता है निकाल देना। अगला है एम्प्लॉय, EMPLOYEE, एम्प्लॉय यानी होता है कर्मचारी। अगला है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट यानी होता है रोजगार। अगला है एंडोरस, ENDORSE, एंडोरस यानी होता है पृष्ठांकन, ENDORSE, एंडोरस यानी होता है पृष्ठांकन। अगला है एनफोर्समेंट, ENFORCEMENT, एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट यानी होता है प्रवर्तन। एनफोर्समेंट के अगला है एनरोलमेंट, ENROLMENT, एनरोलमेंट नंबर जो हम जानते हैं, नामांकन, ENROLMENT, एनरोलमेंट यानी होता है नामांकन। इसके पश्चात है इवेल्युएशन, EVALUATION, इवेल्युएशन यानी होता है मूल्यांकन। इसके पश्चात है एक्सेस, EXCESS, एक्सेस यानी होता है अधिकता। इसके पश्चात है एक्सक्लूसिव, EXCLUSIVE, एक्सक्लूसिव यानी होता है अनन्य। इसके पश्चात है एक्सक्लूजन, EXPLUSION, एक्सक्लूजन यानी होता है व्याख्यात्मक या विवरणात्मक। अगला है फेयर कॉपी, FAIRCOPY, फेयर कॉपी यानी होते हैं स्वच्छ प्रति। अगला है फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल यानी होता है अनुकूल। इसके पश्चात है फाइनेंस, FINANCE, फाइनेंस यानी होता है वित्त। इसके पश्चात है फिस्कल, FISCAL, फिस्कल यानी होता है राजस्व संबंधी। इसके पश्चात है फिक्सेंस, FIXATION, फिक्सेंस यानी होता है स्थिरीकरण, कहते हैं ना वो फिक्स है, फिक्सेंस यानी स्थिरीकरण। इसके पश्चात है फिक्स डिपॉजिट, FIXEDDEPOSIT, फिक्स डिपॉजिट यानी होता है सावधि जमा। इसके पश्चात है फॉलो अप एक्शन, FOLLOWUPACTION, फॉलो अप एक्शन यानी होता है अनुवृत्ति कार्यवाही। फुट नोट, FOOTNOTE, फुट नोट यानी होता है पाद टिप्पणी।
इसके पश्चात है फॉरेन अफेयर्स, FOREIGEN, FOREIGN फॉरेन अफेयर्स यानी होता है विदेशी मामले। फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामले। इसके पश्चात है फॉरवर्डिंग नोट, FORWARDING NOTE फॉरवर्डिंग नोट यानी होता है अग्रेषण पत्र। इसके पश्चात है फ्रेट, FREIGST फ्रेट यानी होता है भाड़ा। जैसे जहाज या रेलगाड़ी में लदा हुआ माल ले जाते हैं ना, तो उसके लिए कहा जाता है फ्रेट। इसके पश्चात है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। इसके पश्चात है फंडामेंटल, FUNDAMENTAL फंडामेंटल यानी मौलिक या आधारभूत, कहते फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। इसके पश्चात है फर्दर एक्शन, FURTHERACTION फर्दर एक्शन यानी होता है अगली कार्यवाही। इसके पश्चात है गजट, GAZET गजट यानी होता है राजपत्र। अगला है गजट नोटिफिकेशन, GAZETNOTIFICATION गजट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र अधिसूचना। अगला है गजेटेड, GAZETTED गजेटेड यानी होता है राजपत्रित। अगला है ग्लॉसरी, GLOSSARY ग्लॉसरी यानी होता है शब्दावली। जैसे वो दिए जाते हैं ना, शब्द के अंत में छोटे थे हम तो पाठ के पीछे दिए जाते थे, वो ग्लॉसरी। इसके पश्चात हैं GRACEPERIOD ग्रेस पीरियड यानी होता है अनुग्रह अवधि। GRACE ग्रेस, PERIOD पीरियड यानी अवधि, तो ग्रेस पीरियड यानी होता है अनुग्रह अवधि। ग्रांट, ग्रांट यानी होता है अनुदान। इसके आगे हैं ग्रीवंस, GRIEVANCE ग्रीवंस यानी होता है शिकायत। GROSS ग्रॉस, ग्रॉस यानी होता है सकल या कुल। गारंटी, GUARANTEE गारंटी, गारंटी यानी प्रत्याभूति या जमानत। GUARANTEE गारंटी यानी होती है जमानत या प्रत्याभूति। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे H की पारिभाषिक शब्दावली पढ़ लेंगे, GH, I की पढ़ लेंगे, J की, K की और L की। अगले वीडियो में हम L तक की पारिभाषिक शब्दावली पढ़ लेंगे, फिर हमारे थोड़ी ही बचेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।